अब आप लोग बताओ, मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या है? अब आप लोग बताओ, मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या है? मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या है, पहले आप लोग बताओ। तो उद्देश्य अलग समझते हैं। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था जीन सीक्वेंसिंग। जीन सीक्वेंसिंग मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या था? जीन के कार्य, क्रम, आकार तथा आकार का पता करना। ये लिख चुके आप लोग, आकार का पता करना। जीन के कार्य, क्रम, आकार का पता करना था, ये था। दूसरा, कौन जीन क्रोमोसोम पर है? कौन जीन किस गुणसूत्र या क्रोमोसोम पर है? तीसरा, ठीक है ना, ठीक है, जीन के प्रत्येक यहाँ पे ये बात याद है, जीन के कार्य का निर्धारण सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पे याद रखना। दूसरा महत्वपूर्ण है कि कौन जीन किस गुणसूत्र पर है, अवस्थित है। पर है मतलब पर अवस्थित है। तो जीन का संबंध गुणसूत्र से, क्योंकि हमारे पास 23 गुणसूत्र हैं, अलग अलग गुणसूत्र पे अलग अलग जीन है। तो कौन जीन किस गुणसूत्र पर है, ये याद रखना। तीसरा, मानव जीन में कुल कितने कार्यशील जीन है, माने सक्रिय जीन है। कार्यकारी का मतलब है जो अभी काम है, कर रहा है। 1 2 3 लिख लिया। चौथा इसे में लिखना, फोर्थ पॉइंट, चौथा परिणाम नहीं, चौथा इसे में लिखो पहले आप फोर्थ पॉइंट में। मानव के डीएनए में डीएनए का कितना हिस्सा कार्यकारी या सक्रिय जीन से आच्छादित है? मानव के डीएनए का कितना हिस्सा कार्यकारी जीन से आच्छादित है? ठीक है। अब लिखो परिणाम। इस परियोजना का परिणाम क्या आया? अब यहां पे देखो, उद्देश्य अगर नहीं समझे, उद्देश्य अगर नहीं समझे तो परिणाम समझने में दिक्कत होगा। और अगर उद्देश्य और परिणाम नहीं समझे तो इसके उपयोग में समस्या होगा।
इसलिए हमेशा मैं बार बार कर रहा हूं, उद्देश्य को समझना जरूरी होता है। आप उद्देश्य को अच्छे से समझ लीजिए, उद्देश्य को अच्छे से समझिए, तभी आगे लिख पाइएगा, क्योंकि ये टेक्निकल टॉपिक है। अब समझो, मैंने अभी अभी कहा कि मानव जीनोम परियोजना के उद्देश्य, कोई एक उद्देश्य तो है। उद्देश्य को समझने के लिए हमें ऐसे भी समझना हो सकता है। हमने कहा जीन है, बहुत सारे जीन है, बहुत सारे ऐसे जीन है। ये सभी जीन कहाँ पे हैं? ठीक, मान लो हर एक जीन, प्रत्येक जीन निश्चित कार्य के लिए जवाब दे, निश्चित कार्य। तो उद्देश्य ये है कि इन सभी जीनों का वो कार्य कौन सा है पता करना, जो निश्चित कार्य है उस निश्चित कार्य का पता करना। अगर किसी व्यक्ति में वो जीन जिस कार्य के लिए जवाब दे है, वो कार्य अगर नहीं हो रहा है, अगर वो कार्य नहीं हो रहा है, तो क्या पता चल जाएगा? इससे पता चल जाएगा कि वास्तव में कौन जीन जवाबदेह है। मान लो ये जीन जवाबदेह है हड्डी बनाने के लिए, और अब हड्डी का विकास नहीं हो रहा है, या हड्डी में हरास हो रहा है, या ये जीन, मान लो ये जीन जवाबदेह है मांसपेशी बनाने के लिए। आप बहुत सारा खा पी रहे हो, आपके शरीर में मांस नहीं आ रहा है, और उल्टा मांस घट ही रहा है, तब तो बड़ा सोचने की बात होगी। तो अब हमें पता करना है कि मांसपेशी बनाने वाला जीन पर यह कार्य नहीं है, तो हमें पता हो जाएगा ना। अगर हम इस परियोजना के द्वारा जीन का पता है कि जीन ए मसल्स के लिए है और जीन एच हड्डी के लिए है, इसका मतलब एच जीन का है, तो हम सिर्फ एच जीन को बदल करके इस समस्या को दूर कर सकते हैं। यहां पता हो गया कि मांस वाला जीन ए है और ये जीन काम नहीं कर रहा है, ए या एम कर दो इसको। एम जीन मांस के लिए है और एम जीन सो गया हुआ है, एम जीन निष्क्रिय हो गया हुआ है, एम जीन बदल गया हुआ है। तो अगर ये एम जीन हो गया एम प्लस, एम जीन अगर एम प्लस हो गया तो ये कार्य होगा? नहीं होगा। अगर कोई बाहर से म्यूटेशन हो गया, बाहर से म्यूटेशन हो जाए, कैंसर, ठीक है, या कोई एक्सरे वगैरह है, इससे इसका सामना हो, तो जीन एम हो सकता है ये एम प्लस हो जाए। एम प्लस होने का मतलब मांसपेशी नहीं बनेगा, और मांसपेशी नहीं बनेगा तो जब ये काम नहीं होगा तो इसका मतलब जीन पता कैसे करेंगे हम कौन जीन जवाबदेह है मांसपेशी के लिए? तो मानव जीनोम परियोजना के द्वारा ये सीक्वेंसिंग करके हमें पता करके पहले से रखेंगे कि कौन जीन किस कार्य के लिए जवाबदेह है, कौन जीन किस कार्य के लिए जवाबदेह है। तो अब ये पता चल जाएगा ये जीन किसके लिए जवाबदेह है। ठीक है, समझ में आया बात? अब तुम लोग को टॉपिक कैसा लग रहा है? मजेदार है कि टेढ़ा है? टॉपिक मजेदार है कि टेढ़ा है? अगर सोचोगे ना बैठ करके, हमसे सवाल करने से पहले, तो फिर आपको पता चलेगा कि इस परियोजना से पहले हमें नहीं पता था कि कौन जीन किस कौन सा काम करता है, कौन नाक बनाया है, कौन बाल बनाया है, कौन आंख बनाया, कौन हड्डी बनाया है। और इसका फायदा क्या मिलेगा? अब आने वाले समय में हम ऐसे दवाओं का विकास कर पाएंगे जो एकदम से एग्जैक्टली सही इसका उपयोग होगा। रोगों का इलाज एकदम, मतलब उस पर आदमी का नियंत्रण हो जाएगा, हर रोग का इलाज कर सकेगा, हर वायरस का वैक्सीन बना सकेगा लोग, हर वायरस के परिवर्तन को समझ सकेगा। जैसे मान लो कोरोना का अभी वैक्सीन मिल रहा है, तो कोरोना का वैक्सीन में क्या हो रहा है? जीन सीक्वेंसिंग हो रहा है। कोरोना के वैक्सीन में जीन सीक्वेंसिंग करके हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये अब इसका लेम्डा हो गया, अब एल वेरिएंट है, अब ओमाइक्रोन वेरिएंट है, अब ये 1, 2, 4 यू वेरिएंट आ गया। तो अलग अलग वेरिएंट कैसे पता चल जा रहे हैं? उसका जीन सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, उसके जीन में क्या परिवर्तन हो रहा है ये पता कर पा रहे हैं, ये हम पता कर पा रहे हैं। और इसलिए कोरोना का वैक्सीन क्या है? आज हम सबके पास है। आज हम सबके पास क्या है?
कोरोना का वैक्सीन है कि नहीं है? कैसे वैक्सीन बनेगा सर? वैक्सीन तो वो लग चुका होगा, बनने की बात कर रहे हो। अब नेक्स्ट लिखो, मानव जीनोम परियोजना के परिणाम। मानव जीनोम परियोजना के परिणाम। परिणाम को ऐसे लिखो, परिणाम को मैं थोड़ा सा मैं पॉइंट से बताता हूं, पर आप लोग अपना। तो परिणाम में सबसे पहले हमें क्या पता चला? जो चारों परिणाम था ना उद्देश्य वाले में, वो सबके सब सफल हुआ। पहला, राइट, मानव शरीर के भीतर, राइट, मानव शरीर के भीतर लगभग 25,000 सक्रिय जीन पाया जाता है। मानव शरीर के भीतर लगभग 25,000 सक्रिय जीन पाया जाता है। यह सक्रिय जीन मानव के कुल जीनों का 10% है। यह सक्रिय जीन मानव में पाए जाने वाले कुल जीनों का 10% है। यह सक्रिय जीन मानव में पाए जाने वाले कुल जीनों का 10% है। कुल जीनों का 10% है, राइट। कुल जीनों का 10% है। नेक्स्ट, राइट। डीएनए के जिस हिस्से पे यह पाया जाता है, डीएनए के जिस हिस्से पर यह पाया जाता है, वह हिस्सा कार्यकारी होता है। वह हिस्सा कार्यकारी होता है, लक्षणों का निर्धारक होता है, कार्यकारी होता है, लक्षणों का निर्धारक होता है। इसे जीन आइसलैंड कहते हैं। इसे जीन आइसलैंड कहते हैं। इसे जीन आइसलैंड कहते हैं। ठीक है। मानव के कुल जीन का 90% जीन निष्क्रिय होता है। मानव में पाए जाने वाले कुल जीन का 90% निष्क्रिय होता है। निष्क्रियता है, 90% निष्क्रिय होता है। डीएनए के इस हिस्से को जंक डीएनए कहते हैं। डीएनए के इस हिस्से को जंक डीएनए कहते हैं। और ऐसे जीन को जंक जीन कहते हैं। और ऐसे जीन को जंक जीन कहते हैं। ऐसे जीन को जंक जीन कहते हैं। चौथा, इस परियोजना के द्वारा जीन, प्रत्येक जीन तथा उसके कार्य का, प्रत्येक जीन तथा उसके कार्य का पता चला।
कि वह किस अंग के निर्माण के लिए जवाबदेह है, कि वह किस अंग तथा लक्षण के निर्माण के लिए जवाबदेह है, कि वह किस अंग तथा लक्षण के निर्माण के लिए जवाबदेह है। मानव जीनोम परियोजना के संभावित उपयोग माने लाभ तथा हानि। लाभ क्या है? मानव जीनोम परियोजना का लाभ, राइट। इस परियोजना के सफलता के परिणाम स्वरूप कई प्रकार के इस परियोजना के सफलता के परिणाम स्वरूप कई प्रकार के रोगों का इलाज संभव हो पाया है, चाहे वह आनुवांशिक रोग हो, अथवा गैर आनुवांशिक। चाहे वह जन्मजात रोग हो, चाहे वह जन्मजात रोग हो अथवा उत्परिवर्तन जनित आनुवांशिक रोग हो या गैर आनुवांशिक, जन्मजात हो या उत्परिवर्तन जनित। अब आनुवांशिक रोग आपको पता है, जैसे मैंने कल बताया था, हीमोफीलिया हो गया, रुग्णांधता हो, इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंड। गैर आनुवांशिक रोग है हार्मोन, एंजाइम आदि, दिव्यांग। जन्मजात का मतलब हुआ उपापचय संबंधित, उपापचय संबंधित, और उत्परिवर्तन जनित का मतलब हुआ कैंसर। कैंसर क्वेश्चन कुछ पूछना है, पूछो तो। वैक्सीन में कौन सा प्रोटीन होता है? वैक्सीन में प्रोटीन नहीं होता है, वैक्सीन में वायरस होता है, वैक्सीन में बैक्टीरिया होता है। जो रोग होगा, जिस रोग का वैक्सीन लगेगा, उसी रोग का वायरस कमजोर करके या अधमरा करके या उसे मार करके हम तैयार करते हैं। जैसे कोरोना का वैक्सीन ली हो, हाँ, तुमको वैक्सीन नहीं दिया है, कोरोना का वायरस तुम्हारे शरीर में डाला गया है। अब बस समझ लो तुम्हारा क्या होगा। तुमको कोरोना का वायरस दिया गया है, वो वायरस क्या है, कमजोर करके दिया गया है, तो चिंता मत करो। स्पाइक प्रोटीन वो कवरिंग है, स्पाइक प्रोटीन से वायरस का आरएनए जो है ना ढका हुआ होता है, जो उसके इन्फेक्शन के लिए। जैसे मान लो जीन से आप बने हुए, काटने के लिए भगवान ने दांत दिया है ना, आप किसी काट सकते हो दांत से, ऐसे ही है वहां पे, वैसे ही यहां पे क्या है
कि वायरस है और उसके ऊपर क्या है, कवरिंग है, और उसमें ये प्रोटीन लगा हुआ है जिसके कारण वो फटाफट दूसरे के अंदर प्रवेश कर सकता है, इंजेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब है, क्या सवाल पूछ रहे थे आप? आराम से सवाल पूछो, क्वेश्चन पूछिए, आप आराम से पूछ सकती हो। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो हाँ, एक ऐसे बोला था, देखो अनुवांशिक रोग है ना, एक होता है जन्मजात। जन्मजात का मतलब हुआ, दोनों दो बातें हैं। जन्मजात का मतलब हुआ आपको हो सकता है जन्मजात हो जाए, लेकिन ये गैर अनुवांशिक भी हो सकता है। कोई बच्चा है और उसमें एक अंग विकसित ना हो, अल्प एक अंग विकसित ना हो, हाथ टेढ़ा हो, माता पिता सामान्य है, बच्चे का हाथ टेढ़ा है, बच्चे का एक आंख नहीं है। अब ये बच्चे का जब बड़ा होगा, जन्म होगा, बड़ा होगा, शादी हुआ होगा, इसके जो बच्चे होंगे उसके सामान्य होंगे। तो जन्मजात का रोग का मतलब हुआ है कि जन्म से जुड़ा हुआ कोई विकार हो सकता है। कोई भी विकार आपके उपापचय से संबंधित हो सकता है, वो विकार आपके अंगों से जुड़ा हुआ हो सकता है, वो विकार आपके अक्षमता से जुड़ा हुआ हो सकता है, वो विकार आपके मानसिक समस्या से जुड़ा हुआ हो सकता है, और वो विकार अगले पीढ़ी में नहीं जाएगा और पिछले पीढ़ी में नहीं था, वो सिर्फ आप में हुआ है। ऐसे भी विकार होते हैं। उपापचय और अपचय नहीं समझते हो? कैसे ग्रेजुएशन किए तुम लोग हैं? खाना पीना जो खाते हो और जो पचाते हो और जिससे शरीर बनता है उसको क्या बोलते हैं? उपापचय। ये सब हमसे पूछोगे, उपचय क्या है, अपचय क्या है, तो कैसे पढ़ोगे? उपापचय का मतलब क्या हुआ? खाना पीना जो हम लोग खाते हैं ताकि खाना पचे, और पचने के बाद ऊर्जा मिले और उससे नए अंगों का निर्माण हो, उसी को क्या कहते हैं? उपापचय। अपचय प्लस उपचय बराबर उपापचय। अपचय प्लस उपचय बराबर उपापचय। अभी कहो सर अपचय क्या? अभी मत पूछना सर अपचय क्या है या उपचय क्या है। ठीक है, मतलब क्या होता है? केटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। ये क्या है? ब्रेक डाउन। ये क्या है? सिंथेसिस। तो ये क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिज्म।